अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, तकरीबन 1 साल पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंपोर्टेड आइटम्स पे, ख़ास तौर पे जो लग्जरी गुड्स थी जो इंपोर्ट होती थी उन पर कुछ पर बैन लगा दिया, कुछ पे आरडी लगी, और जो उसके बाद इंपोर्ट हुई बैन के बाद उन पे सरचार्ज भी लगा। और कुछ गाड़ियों पर जो थी जो कि बाद में शिप हुई थी और ये कहते हैं उनके ऊपर आरडी भी लग गई, वो सरचार्ज के भी शिकार हुई और उन पर ड्यूटी के अलावा आरडी और फिर सरचार्ज भी और डैमेज भी, और वो गाड़ियाँ बहुत महंगी और गाड़ियों की कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। उसके बाद कोई हमें प्रॉपर तरीके से रिवर्सल प्राइस में नज़र नहीं आया था, क्योंकि डॉलर मुस्तकिल जो है वो ऊपर जा रहा था और गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही थी तब भी और अभी भी कि कैसे से कंट्रोल करना है। कभी उन्होंने एक्सचेंज रेट को, इंटरबैंक को रोक के रखा, कभी उसको फ्री फ्लोट किया, फिर वो कहा, फिर इंटरबैंक जो है वो यानी कि आसमानों पे चला गया जब IMF ने कहा से फ्री फ्लोट करें। अलगर्ज मकसद ये है कि कीमतें कम नहीं हुई। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने वीडियोज़ भी बनाई जब ये आरडी ख़त्म हुई, अभी ये इस महीने की 1 अप्रैल को 1 साल बाद, कि आरडी ख़त्म हो गई जी, काम खुल गया जी, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। लोगों का जो जनरल लेमैन था वो भी, और कुछ वेबसाइट्स जो है ना वो एक अजीब सा रोल प्ले कर रही हैं कि एक माह पुरानी खबर को बार बार पब्लिश कर रहे हैं। अब आज फिर एक दो वेबसाइट्स ने पब्लिश किया, आज भी और कल भी, कि जी आरडी ख़त्म होगी, इसके गाड़ियाँ सस्ती होएंगी नहीं होएंगी, क्या होगा। मकसद ये कि इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है मार्केट में। 1 माह हो गया इस बात को, तो अब न्यूज़ का लाने का मेरे को मकसद नहीं है। मैं इत्तफ़ाक़न उस टाइम पाकिस्तान में नहीं था और कुछ दीगर मसरूफ़ियात थी, तो मैं इस पर वीडियोज़ और लोगों की देख भी रहा था कि जी इम्पैक्ट क्या आया है, कितना फ़र्क आया है। मैं कॉन्फर्मेशन का वेट कर रहा था, फिर मुझे ट्रैवल करना पड़ गया, मैं वीडियो नहीं बना सका। तो अब मैं आपको ये बताऊँगा कि फ़र्क कितना है। ये तो बहुत सारी वीडियोज़ बनी हुई हैं, बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं कि जी कितना फ़र्क पड़ा है, जी इतने लाख फ़र्क हो गया जी ड्यूटी का, इतने लाख कम हो गई ड्यूटी। देखें, जब आरडी लगी हुई थी और गाड़ियाँ जो हैं वो इम्पोर्ट हो रही थी, आपको पता होगा कि तकरीबन 3 दिन के अंदर पाकिस्तानी जो है रुपये वो 30 से 40 रुपए के दरमियान जो है ना वो इंटरबैंक में डिवैल्यू हो गया, ठीक है। अच्छा, उस दौरानिए में लोगों ने गाड़ियाँ क्लियर भी नहीं शायद करवाई बहुत सारी, और लोग खरीद भी नहीं रहे थे, जिसकी वजह से जो एक पीक पर जो परचेजिंग होनी थी, पीक पे जो गाड़ियों की कॉस्ट जानी थी, वो माल लोगों ने उठाया ही नहीं। अब जब आरडी ख़त्म हो गई तो 285 285 के करीब जो डॉलर गया है, तो वो वाला जो परचेजिंग लोग कर रहे हैं उस पर आरडी नहीं लग रही। लेकिन क्योंकि अब डॉलर जो है वो 40 से 50 रुपये ऊपर चला गया, तो आरडी के कम होने से जो नेट डिफरेंस है वो इतना मामूली है कि ख़ास फ़र्क कोई पड़ ही नहीं रहा। जिनके पास पुराना माल है उनको अपनी कॉस्ट पर भी उनका माल नहीं बिक रहा, क्योंकि उनको डैमेज यानी पोर्ट पर डिटेंशन चार्जेस, यानी जिस तरह आप समझ रहे हैं कि कंटेनर पोर्ट पे बहुत ज़्यादा देर फंसा रहता है तो उसका रेंट ले लेती है गवर्नमेंट पोर्ट के ऊपर, वो इतना पड़ गया लाखों रुपए के अंदर। उसके बाद उनकी जो डॉलर रेट था, फिर उसके बाद जो उनकी आरडी भी कई गाड़ियों में पड़ी, उन्होंने ड्यूटी जमा करवा दी हुई थी, बाद में आरडी ख़त्म हो गई। तो गवर्नमेंट का रूल, मैं साथ साथ ये भी कुछ एक्स्ट्रा टिप्स आपको देता हूँ कि गवर्नमेंट का रूल ये है कि अगर आपने ड्यूटी जमा करवा दी है इनिशियल, आपने ड्यूटी लॉक करवा दी है, ड्यूटी जमा करवा दी, लॉक होगी ड्यूटी। अब अगर अगले दिन आरडी खत्म होगी, अब आप किसी सूरत गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि जी मैंने ड्यूटी पे की है लेकिन मेरी गाड़ी बाहर नहीं निकली, लिहाजा मुझे बाकी पैसे आप वापस कर दें। गवर्नमेंट ऐसी कोई आपको सहूलत नहीं देती, ठीक है। और इसी तरह ही अगर आपने देखा जाए तो वो फेयर कर रहे हैं, क्योंकि जब अगर ड्यूटी आप लॉक कर लेते हैं, पे करते हैं, तो ड्यूटी बढ़ जाती है, तो आपसे ज़्यादा का मुतालबा भी नहीं करते। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल फेयर है। अगर 1 घंटे बाद भी पॉलिसी चेंज हो जाए तब आपकी जीडी लॉक होती है, हमारे ज़बान में से कहते हैं जीडी लॉक होना, गुड्स डिक्लेरेशन जो है लॉक हो जाए, उसके बाद आपकी ड्यूटी जो है फ़र्क उसका नहीं पड़ता। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, और यकीन करें मैं सबको इसका जवाब दे दे के अगर मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगा ना तो मेरा बहुत टाइम बच जाएगा, और आपका भी बहुत सारे सवालात का जो है अजाला हो जाएगा। आपको भी एक दफ़ा पता लग जाएगा कि सारी कहानी है क्या। वीडियोज़ आपने बहुत सारी देखी हैं, अब जाके लोगों ने बताने शुरू किए हैं कि जी फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्यों नहीं पड़ रहा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, बात यह है कि उस टाइम डॉलर सस्ता था, आरडी थी। अब डॉलर ज़्यादा है, आरडी नहीं है। फ़र्क क्या पड़ा है, नेट डिफरेंस क्या है? नेट डिफरेंस बिल्कुल ये है कि गाड़ियाँ कम हुई हैं, कीमतें कम हुई हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रियस अभी भी अगर आप अच्छी गाड़ी मंगवाते हैं जो ऑक्शन शीट वाली है, ग्रेड वाली है, 4 ग्रेड की है, एक्सीडेंट नहीं है, कोई 2-2.5 लाख नहीं चली हुई, वो गाड़ी आपको अभी भी, मैं आपको बहुत कम प्राइस बता रहा हूँ, बहुत मिनिमम बता रहा हूँ, 90 से 95 लाख के दरमियान पड़ेगी बेसिक ऑप्शंस के साथ। और अगर आप अच्छी गाड़ी मंगवाते हैं थोड़ी ज़्यादा ऑप्शन के साथ तो वो करोड़ पैसे ऊपर जाएगी, और अगर आप फुल ऑप्शन मंगवाने की कोशिश करेंगे तो 1 करोड़ 5 लाख की भी आपको गाड़ी नहीं पड़ती। तो ये अभी भी एक ऐसी प्राइस रेंज है जिसमें आप गाड़ी मंगवाना नहीं चाहेंगे। अगर आप मंगवाते हैं गाड़ी, यकीनन आपकी वो प्रीवियस कभी भी 1 करोड़ की नहीं बिकेगी, ठीक है।
1 करोड़ का जो बायर होता है वो स्टीम वाला बायर होता है, वो प्रेस्टीज बायर होता है, वो उसको सोनाटा मिलती है, उसको पुराने मॉडल की प्राडो मिलती है, उसको क्रूज़र्स मिलते हैं कुछ, यानी कि जो ना पुराने मॉडलों के, खैर नए मॉडल का अगर आप लेते हैं तो आपको तो खैर वो महंगा है, लेकिन फॉर्चूनर मिल जाता है कोई अच्छा आपको उस प्राइस में, आपको उसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है। पुरानी क्राउन भी मिल सकती है थोड़े पैसे डाल के। तो उसको क्या ज़रूरत है कि एक प्रियस वो ले। जिसके पास करोड़ रुपये होते हैं, मेरा ख्याल है उसको पेट्रोल की भी टेंशन कम होती है। अगर वो पेट्रोल की फिक्र नहीं करे, उसके पास करोड़ रुपये और पेट्रोल की फिर भी फिक्र है, तो वो चाह रहा है कि चलो मेरा पैसे बच जाएँ, उसकी मर्ज़ी है शख्स की, ठीक है। लेकिन जनरली करोड़ रुपये वाला बायर पेट्रोल बचाने के लिए 1 करोड़ रुपये नहीं खर्च रहा होता ना, इसको करोड़ रुपये खर्चने के बाद जो है ना वो इस चीज़ की फिक्र होती है कि मैंने पेट्रोल बचाना है। तो बात यह है कि नेट डिफरेंस पड़ा है बहुत थोड़ा। मार्केट में जब कीमतें बढ़ी थीं, लोगों ने एक्सट्रीम मार्जिन्स पे काम करना शुरू कर दिया था। 40-40, 50-50 लाख पे लोग मार्जिन मांग रहे थे। अब गाड़ियाँ नहीं बिक रही, क्योंकि कस्टमर समझ रहा है पता नहीं गाड़ियाँ कितनी सस्ती हो गई हैं या हो जानी है। तो मैं आपको बता दूं कि लोगों ने कीमतें कम नहीं की और ना ही फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस पड़ने लगा है। डिफरेंस ज़रूर पड़ा है। मसलन कि आप समझ लें कि मैं आपको कोटेशंस मेरे पास बहुत सारी हैं, आपको किसी गाड़ी की कोटेशन चाहिए आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, फिर आपको एग्जैक्ट अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन ये कह लें कि आप छोटी गाड़ी में शायद एक रफली 660 सीसी गाड़ी में 2-3 लाख का फ़र्क पड़ जाएगा, एक्वा में 4-5 लाख का फ़र्क पड़ जाएगा, प्रियस में कोई 10 लाख का फ़र्क पड़ जाएगा। ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है, लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि जी आपने एक कोटेशन भेजी है जी, ये तो गाड़ी में अभी भी 30 लाख की पड़ रही है, 660 सीसी गाड़ी, तो फ़र्क क्या पड़ा, आरडी कहाँ गई, आरडी कम होने का इम्पैक्ट कहाँ है। देखिए मैं इम्पैक्ट तो नहीं डाल सकता एक कोटेशन के अंदर आरडी कम होने का। 10.5 लाख रुपए के करीब इस टाइम 660 सीसी गाड़ी की ड्यूटी है। जब ड्यूटियाँ कम होती हैं तो जापान के अंदर गाड़ियाँ महंगी हो जाती हैं। आपको इंशाल्लाह इससे ज़्यादा डिटेल्ड जवाब कहीं पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप ज़रा वीडियो को पूरा आपको सब्र करना पड़ेगा मेरे साथ। तो ये है कि जब गाड़ियाँ जापान में सस्ती होती हैं, वो तब होती हैं जब आरडी वगैरह जो स्पेसिफिकली गाड़ियाँ पाकिस्तान आती हैं, ड्यूटियाँ बढ़ती हैं तो गाड़ियाँ ऑक्शन में सस्ती हो जाती हैं। जब पाकिस्तान में ड्यूटियाँ कम होती हैं, रुपये स्ट्रॉन्ग होता है, तो जापान की ऑक्शन में वो गाड़ियाँ महंगी होती हैं जो वैसे ही ज़्यादातर पाकिस्तान आती हैं। कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अलावा ज़्यादा दूसरे मुल्कों में नहीं जाती। लैंड क्रूज़र और प्राडो एक ऐसी गाड़ी हैं दो जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आती हैं। पाकिस्तान की मार्केट से उनका जापान की ऑक्शन प्राइसेस में ठीक ठाक इम्पैक्ट पड़ता है। निसान नोट पर भी पड़ता रहा है, 660 सीसी गाड़ियों में भी पड़ता रहा है, इसके अलावा 500 पे भी पड़ता रहा है। लेकिन विड्स और जो निसान नोट हैं और ये जो 660 सीसी में कस्टम मॉडल्स होते हैं, ये N1 प्रीमियम है या N वैगन कस्टम है या निसान डिज़ हाईवे स्टार है, ये वहाँ के लोकल्स फुल ऑप्शन गाड़ियाँ बहुत पसंद करते हैं। इसलिए ये जब आप मंगवाते हैं तो आपको गाड़ियाँ बहुत महंगी पड़ती हैं। 35 से 40 लाख से दरमियान आपको ये गाड़ी चल जाती है ग्रेडेड, ठीक है। तो इसलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि आरडी बढ़ गई, डॉलर जो है कम था। डॉलर जब आरडी कम हुई तो डॉलर बढ़ गया, तो इसलिए इतना बड़ा फ़र्क नहीं आ रहा है। इसलिए आप सोच समझ के गाड़ी इंपोर्ट करने के लिए जाएँ। 1 करोड़ की प्रियस मंगवाना मेरा ख़्याल है आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक चीज़ होगी। हाँ, अगर आपने इसको 10 साल चलाना है तो फिर शायद आपके लिए उसकी वर्थ हो, लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप 1 करोड़ की प्रियस मंगवा लें, आपकी गाड़ी 90 लाख की भी नहीं बिकेगी अगले दिन बगैर इस्तेमाल किए भी, तो पक्का 1 मिलियन का घाटा है। तो ये था टोटल यानी कि प्राइस का इम्पैक्ट, कि इतना बड़ा फ़र्क नहीं आना। आपने अगर गाड़ी लेनी है, मंगवानी है, इम्पोर्ट करनी है, मेरा मशवरा ये है, मैंने जितने भी लोगों से बात की है वो मंगवा रहे हैं, आपने मंगवानी है, आपको मेरा ख्याल है कि मंगवा लेनी चाहिए, मर्ज़ी आपकी अपनी है, मेरा ख्याल है आपको मंगवा लेनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो है ना आरडी इस टाइम कम है, हो सकता है दोबारा बढ़ जाए, हो सकता है कि आगे जाके फिर कोई पाबंदी लग जाए, हो सकता है डॉलर आगे बढ़ जाए, हो सकता है कि कम हो जाए। अगर आगे बढ़ गया तो फ़ायदा ये होगा कि आपकी गाड़ी जो है वो जापान की पेमेंट हो चुकी है, कोई ड्यूटी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ जाएगी। अगर कम हो गई डॉलर तो तब भी आपको ये फ़ायदा है कि आपने अगर पहले ज़्यादा पे कर दिया कि ड्यूटी कम लग जाएगी, तो मतलब अपने तमाम अंडे एक टोकरी में ना डालें। ये भी एक इन्वेस्टमेंट का बड़ा सुनहरा असूल है। तो ये आपको एक चीज़ लगी, मेरा जो इंक्लिनेशन है वो ये, अगर आपने अपने इस्तेमाल के लिए गाड़ी मंगवानी है तो आपको मेरा ख्याल है शायद मंगवा देनी चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए मंगवानी है तो मखसूस गाड़ियाँ वो आपको फ़ोन पर रब्ता करना पड़ेगा, हर गाड़ी मंगवाने वाली नहीं है। जिस तरह कि जो है ना वो छोटी गाड़ियों में इस टाइम थोड़ा सा मार्जिन नज़र आ रहा है 160 सीसी में, प्रीवियस वगैरह में नज़र नहीं आ रहा। इसकी मैंने एग्जांपल्स दे दिए 2, इसकी मज़ीद डिटेल वीडियो में नहीं डिस्कस की जा सकती। लेकिन अगर आप रैंडमली कोई भी गाड़ी मंगवा लेंगे, आप यकीन करें आपको फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो जाएगा। सोच समझ के आपने मंगवानी है। आपका जो इम्पोर्टर है वो आपका एक तरीके से फाइनेंशियल एडवाइज़र भी होता है,
रिगार्डिंग आपके इन्वेस्टमेंट्स इन ऑटोमोटिव सेक्टर जो है, इन ऑटोमोटिव सेक्टर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है। आपको कोई बैंकर तो नहीं बता सकता कि गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये तो आपको आपका कंसल्टेंट ही बताएगा, जो आपका डीलर है, इम्पोर्टर है, व्हाटएवर, आपका दोस्त है या आपका दुश्मन है, ठीक है, वो आपके साथ साथ ज़्यादती की है तो यानी यकीनन आप उसके पास दोबारा नहीं जाएंगे। लेकिन कोई अच्छा बंदा सेलेक्ट करें, चाहे आप हमसे मंगवाएं, किसी और से मंगवाएं। मैंने कभी वीडियो में नहीं कहा आप सामान हमसे इम्पोर्ट करें, गाड़ी हमसे इम्पोर्ट करें। जिसको भी आप ट्रस्टवर्दी समझते हैं, किसी ट्रस्टवर्दी सोर्स पे जाएं, आप उससे ज़रूर मंगवाएं। कोई हर्ज नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आप हमसे गाड़ी मंगवाएं। आप मुझे मशवरा करने के लिए इंशाल्लाह फ़ोन करते हैं, लेकिन कोशिश करें जब आप मशवरा करने के लिए फ़ोन करते हैं तो काइंडली थोड़ा सा मुख्तसर रखा करें कॉल को, क्योंकि फिर ज़ाहिर है कि क्लाइंट से भी बात करनी होती है जिन्होंने हमसे गाड़ियाँ मंगवानी है। तो आजकल काफ़ी मसरूफियत है फ़ोन शोन के ऊपर, तो फिर लोग नाराज़ होते हैं, आप हमारा फ़ोन नहीं उठाते, तो आप दोबारा कॉल कर लें, माइंड ना करिएगा, आप मैसेज कर दें। अच्छा, अब ये है कि क्या वजूहात क्या हैं, इसके अलावा क्या वजूहात हैं? देखिए, वजूहात ये हैं कि एक तो प्राइसेस कम नहीं हो रही, कि एक तो वजूहात ये है कि लोगों को इतनी महंगी गाड़ियाँ पड़ गई हैं कि वो ऑलरेडी बेचारे 2-2 लाख रुपए नुकसान कर रहे हैं, फिर भी उनकी गाड़ियाँ नहीं बिक रही, और वो फिर भी इतनी महंगी पड़ रही हैं जितने की आगे बिकनी थी, नए माल नए रेट पे आनी थी, उतने की बिकनी नहीं थी गाड़ियाँ, उससे महंगी उनकी कॉस्ट करी हुई हैं। नुकसान करने के बावजूद भी उनको उससे महंगी वो उनको बेचनी पड़ी, फिर वो गाड़ी नहीं बिक रही, वो अपनी प्राइसेस कम नहीं करेंगे। उनको कैटास्ट्रॉफिक ह्यूज नुकसान है, 10-10 लाख रुपए नुकसान है, 5-5 लाख रुपए नुकसान है। इसलिए उनकी वजह से भी रेट रुका हुआ है, वो नीचे नहीं लेके आ रहे। उनको देखकर जिनको कम कॉस्ट है वो भी रेट नीचे लेके नहीं आ रहे। मार्केट में स्टॉक भी मौजूद नहीं है, माल शॉर्ट है, ठीक है। उसके बाद जापान से भी कोई जहाज़ों के जहाज़ भर के नहीं आ रहे, अभी भी लोग रिजर्व ज़रा कम मंगवा रहे हैं गाड़ियाँ। उस माल ने 3 महीने बाद आना है, जिसने मंगवाना है उसने पैसे कमाने हैं। यानी आपको कोई मिरेकल्स नहीं होने वाले, आपको कोई गाड़ियाँ 20-20 लाख सस्ती नहीं मिलने वाली। हाँ जी, अगर आपने क्रूज़र प्राडो मंगवाना है, आप खुद मंगवा लें, फिर आपको इस टाइप के पैसे बच सकते हैं। लेकिन अगर आपका ख्याल है कि जी मैं 3 महीने वेट कर लूँगा और मुझे कोई प्राडो 30-40 लाख सस्ती मिल जाएगी, ड्यूटी ज़रूर प्राडो की तकरीबन 40 लाख रुपए कम हुई थी, लेकिन ऑक्शन में कीमतें बढ़ जाती हैं, लोगों ने मार्जिन भी कमाना है, कीमतें लोग कम भी नहीं कर रहे। इन सब वजूहात की वजह से यहाँ पे कोई कमाल नहीं होने वाला। अगर आपने गाड़ी मंगवानी है, अगर आपको मार्केट में आप बार्गेन करके आपको नए रेट पे सस्ती मिलती है, आप ले लें। अगर आपने जो है वो और पैसे बचाने हैं, आप खुद मंगवा लें, लेकिन आपको मार्केट से गाड़ियाँ 10% सस्ती नहीं मिलेंगी, 5-6% भी सस्ती शायद ना मिलें, 2-3-4% तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप पैसे लेके जाएँ, अगले से बात करें, जिसको ज़रूरत होगी वो आपको गाड़ी दे देगा। ये मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ मज़ीद पॉइंट्स साथ टच कर लूँ और आपको सारी मार्केट की अपडेट दे दूँ। मार्केट में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं, ऑल्टो 32 लाख की हो गई है, VXL AGS, और हमेशा 3 साल पुरानी जापानी गाड़ी जो है वो ब्रांड न्यू 660 सीसी और 1000 सीसी के बराबर पास में बिकती रही है। 32 लाख की ऑल्टो से लोग तंग आ गए हैं। लोग कहते हैं जी हम 36-37 लाख की N1 ले लें, हम N वैगन ले लें, हम सांडेज हाईवे स्टार ले लें, उनमें क्रैश कंट्रोल है, उनमें क्रूज़ कंट्रोल है, कईयों में अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, कईयों में लेन डिपार्चर वार्निंग है, किसी में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, किसी में 360 कैमराज वाला रिम्स हैं, एयर बैग्स हैं जो वाकई खुलते भी हैं जब ज़रूरत पड़ जाए, और गियर ऐसा है जिसका गियर बदलता भी है, ना कि जी AGS की तरह आप गियर का इंतज़ार करेंगे बदले और वो कहता है नहीं मैंने नहीं बदलना, ठीक है ना। तो मकसद ये है कि जो ना लोग अब बहुत तंग आ गए हैं। हमारे लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स ने इतनी ज़्यादा बिला वजह कीमतें बढ़ाई हैं, जिस तरह हमारे एक जो सीनियर यूट्यूबर हैं और पाक व्हील्स के जो हैं वो यानी कि करते धरते हैं माशाल्लाह, सुनील भाई, उन्होंने भी कहा था कि कंज्यूमर, समझाया था अपनी वीडियो में कि कंज्यूमर सरप्लस होता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर, आपने अगर इकोनॉमिक्स कभी जो है ना वो अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ी हो, तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर जो विलिंग है पे करने के लिए और जो जिस चीज रेट पे गाड़ी ये चीज़ मिल रही है उसके दरमियान एक गैप होता है। चीज़ सस्ती मिल रही होती है लेकिन कंज्यूमर उससे 3 लाख ऊपर भी अगर मिल रही हो ना तो वो उसको लेने के लिए तैयार होता है। ये चीज़ हमारे डिटेक्ट कर ली कंपनीज ने, और उन्होंने देखा कि भाई इन्वेस्टर जो है वो 10 लाख ऑन कमा रहे हैं, हम 10 लाख गाड़ी महंगी बेचते हैं, ये क्यों कमा रहे हैं। इस लालच से इन्होंने पूरी इंडस्ट्री को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। अब टोयोटा आज के दिन में अंडर इनवॉइस बेच रहा है रिवो और रॉको, और खैर वो एक अलग कहानी है कि वो कैसे और क्यों अंडर इनवॉइस बेच रहे हैं, वो फिर मैं कभी आपसे शेयर करूंगा, बहुत बड़ी स्टोरी है इसके पीछे भी। तो बहरहाल जो है ना मकसद ये है कि आपने अगर गाड़ी लेनी है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, अपना फैसला खुद करें, कोई मेरिकल्स नहीं होने लगे।
मार्केट में गाड़ी की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसकी वजह से भी जिस तरह गाड़ियाँ आ रही हैं साथ साथ बिकती जा रही है। इवन कि गाड़ियाँ भी लोड भी नहीं हुई जापान से और एडवांस में लोग खरीद रहे हैं, कह रहा मैं बस गाड़ी दे दो। जो शख्स इंपोर्टेड गाड़ी चलाता है और उसको आदत पड़ जाए इंपोर्टेड गाड़ी की, वो कभी भी लोकल गाड़ी नहीं चलाता। मैं बेशुमार लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 15 लाख की भी प्रियस ली, प्रियस 25 लाख की उन्होंने फिर प्रियस ली, प्रियस 40 लाख की उन्होंने फिर प्रियस ली, प्रियस और महंगी होगी फिर उन्होंने ली, 90 लाख की होगी उन्होंने प्रियस ली, अभी 1 करोड़ 15 लाख की भी हो गई है, वो प्रियस लेना चाह रहे हैं। और मेरे पास यकीन करें आपके, मेरे पास नई प्रियस जो 2023 वाली है उसका भी एक हमारे दोस्तों से ऑर्डर आ रहा है और मैंने अभी चेक करना है कितने की पड़ती है, अभी 1.25 करोड़ से शायद ऊपर ही पड़ी होगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बहरहाल वो उसमें भी लेना चाह रहे हैं प्रियस को। ऐसे लोगों ने लोकल गाड़ियाँ नहीं लेनी जल्दी, और जिस साइड से आएंगी वो बिकती रहेंगी। इसलिए इम्पोर्टेड गाड़ियों की कोई रेल पेल नहीं होने लगी। आपने गाड़ी लेनी है, आप अपने कंसल्टेंट से, अपने इंपोर्टर से, ट्रस्टवर्दी बंदे से रब्ता करें, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने शहर में बंदा वो जिसको आप ऐसे ट्रस्ट करें जिस तरह अपने आप को आप ट्रस्ट करते हैं, कोई 5-10 साल से काम एटलीस्ट कर रहा हो, ऐसे बंदे से गाड़ी कभी भी ना मंगवाने का मशवरा दूंगा मैं आपको, कि जिसने आज कल परसों काम शुरू किया है। आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, माजरत है उन लोगों से कि जो नया नया काम शुरू कर रहे हैं। भैया आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुश्किल से जो है ना नाम थोड़ा बहुत बनाया है। तो लेकिन ज़ाहिर है आपने अगर नया काम शुरू किया अपने जानने वालों से शुरू करें, वो को ट्रस्ट करेंगे। लेकिन मैं नए बंदे को कभी नहीं कहूँगा कि ऐसे बंदे से काम शुरू करें जिसने कल ही एक जगह रेंट पर लेके दोबारा बोर्ड लगा दिए ABC कार्स या XYZ कार्स। मेहनत से पैसे कमाए होते हैं, उनका ख्याल करें, अपना ख्याल करें, अपने घरों का ख्याल करें। अपना जो मेहनत का पैसा है वो ज़ाया करके अपने आप को और अपने घरों को परेशानी में ना डालें। जिससे भी काम करें देखभाल के करें। जब आप ट्रैवल करें आजकल उसमें भी ध्यान करें, बहुत ज़्यादा चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं। रात को बिला वजह अकेले आगे पीछे बैंक से कैश लेके जाना आना, बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं, मोबाइल छीनना। हर किस्म की एहतियात करें। किसी और फील्ड में भी कारोबार कर रहे हैं, मैं आपको आखिरी इतना मैसेज ये दूंगा, आप किसी और गाड़ियों के अलावा फील्ड में कारोबार करें, किसी नए बंदे से कारोबार ना करें। ठीक है नए बंदे का क्या कसूर है, लेकिन इस आपका क्या कसूर है मुझे आप ये बताएं। उसको तो रिस्क अल्लाह ने देना है, लेकिन आपको तो अल्लाह ने कहना अपनी हिफाजत खुद करें। तो बस अपने घर वालों का और अपना ख़ास ख्याल रखें। हालात बहुत मुश्किल हैं, तशवीशनाक हैं,